नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज नव वर्ष की आज नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, नए उमंग, नए उत्साह लाए और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्यों को नव वर्ष में प्राप्त करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फिर से एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को औद्योगिकरण युग के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करवाऊंगा। आप लोगों को ज्ञात है कि 40 प्रश्न एक नंबर का वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, तो उसमें से नंबर कटता नहीं है। सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ में नंबर कटता है लेकिन वस्तुनिष्ठ में नंबर नहीं कटता। अगर 40 में आप 39-40 सही कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर चल जाएगा और आप लोगों को डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 90 से 95 आ ही जाएगा प्रैक्टिकल और विषयनिष्ठ सब्जेक्ट मिलाकर। तो इसको अच्छे से लर्न कर ले। इतिहास विषय का चैप्टर औद्योगिकरण का युग के बारे में आप लोगों को आज मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करवा रहा हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में खुले। आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग तो जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड से कैसे हुई थी कि जब नए नए फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, नए नए कल कारखानों की नए नए तकनीक का प्रयोग किया गया और यह इतनी तीव्र गति से हुआ कि इसको क्रांति का नाम दे दिया गया। बोलता है कोई भी जब हम लोग प्रोडक्ट या सामान का निर्माण करते हैं तो उत्पादन की तकनीक और संगठन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि इसकी क्रांति को नाम दे दिया गया। और जो काम पहले हाथों से होता था वह मशीन से होने लगा। जो काम घरों में होता था वह फैक्ट्रियों में एक ही छत के नीचे सारा काम होने लगा। इसीलिए इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। तो औद्योगिक क्रांति का हालांकि शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी लेकिन भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा था। दूसरा प्रश्न है, जमशेद जी जीजी भोये कौन थे? तो जमशेद जी जीजी भोये जो थे वह पारसी बुनकर थे। इन्होंने ही टाटा में टाटा स्टील टेल्को टिस्को की स्थापना की थी। पारसी बुनकर के बेटे थे। तीसरा नंबर प्रश्न है, नए युग का पहला प्रतीक क्या था? तो नए युग का पहला प्रतीक जो था वह कपास था, कॉटन। ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किसने किया? तो हम लोग बोलते हैं कि जेम्स वाट, लेकिन सबसे पहले भाप का इंजन न्यूकॉमेन ने बनाया था और इसमें सुधार जो किया था वह जेम्स वाट ने। तो प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किसने किया और कब किया? तो जेम्स वाट किया। अगर कब पूछेगा तो 1871 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, उसको पेटेंट करा लिया, मतलब इसको लाइसेंस या आविष्कार अपने नाम कर लिया, है ना। पांचवां नंबर का प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण जेम्स हारग्रीव्ज ने 1764 में किया था। स्पिनिंग एक विषयनिष्ठ प्रश्न भी है कि स्पिनिंग जेनी मशीन पर महिलाओं ने हमले क्यों किए? क्योंकि जो काम महिला हाथों से करती थी, सूत ऐंठने का, सूत काटने का, वो काम स्पिनिंग जेनी मशीन बहुत कम समय में बहुत तीव्र गति से एक साथ पेंडल को घुमाकर 100 से अधिक धागों को काट देता था, इसीलिए महिलाएं इसे चिढ़ती थी। छठा नंबर प्रश्न है, मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, जैसे हम लोग मैनचेस्टर कहाँ है। जैसे एक प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इंग्लैंड में एक जगह है लंदन में मैनचेस्टर, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र या कपड़ा का उत्पादन और निर्माण होता है। तो सातवां नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मतलब ये अहमदाबाद जो है वह गुजरात की राजधानी भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाणिज्यिक गतिविधि होता है। बहुत कल कारखाने और सूती कपड़ा का उत्पादन और निर्माण ज़्यादा होता है, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब है आठवां नंबर प्रश्न, बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1854 में। याद रखिएगा, बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई। नौवां नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जूट मिल कब और कहाँ खुली? तो भारत में सबसे पहले जूट की मिल 1855 में बंगाल में खुली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जूट की मिल 1855 में बंगाल में खुली। 10वां नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात का कारखाना कहाँ खुला? 1912 में जे.एन. टाटा ने खोला। हालांकि
बहुत सारी पुस्तक में लिखा हुआ 1907 में टाटा का नाम पहले साक्षी था और यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने, JN टाटा ने स्थापना की थी। तो इसके बाद से इसका नाम जमशेदपुर या टाटा हो गया। तो हालांकि यहाँ जो 10वीं वर्ग का NCERT का इतिहास की पुस्तक है उसमें 1912 लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी को मानेंगे कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात का कारखाना 1912 में JN टाटा ने स्थापित किया था। अब है 11 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था? तो लंदन, क्योंकि मैनचेस्टर भी लंदन में है। तो लंदन में बहुत अधिक सूती कपड़ा का उत्पादन निर्माण तैयार होता था। मतलब एक ही छत के, औद्योगिक क्रांति का नाम आपको पहले बता चुके क्यों दिया, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारा कुछ होने लगा। धागा का कटाई, धागा का एठाई, धागा का रंग रोगन, कपड़ों की बुनाई, फिनिशिंग, इसीलिए लंदन को इंग्लैंड का फिनिशिंग शहर के नाम से जाना जाता था। 12 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? तो ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग जो थे वह सूती और कपास उद्योग था। ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग सूती और कपास उद्योग था। बाद में यह लौह एवं इस्पात हो गया। पहले सूती और कपास था, बाद में लौह और इस्पात हुआ। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग कौन बन चुका था? कपास उद्योग। ठीक है दोस्तों, औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग कौन बन चुका था? कपास उद्योग 1840 के दशक में। 14 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में कितने प्रकार के हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी? तो ब्रिटेन में 500 प्रकार के हथौड़े और 45 प्रकार की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछेगा ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में कितने प्रकार के हथौड़े बनाए जा रहे थे, तो 500 प्रकार के, और कुल्हाड़ियाँ 45 प्रकार के। अगर पूछेगा ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में कितने प्रकार के कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी, तो 45। इसीलिए मैं दोनों प्रश्नों को एक ही में बना दिया हूँ। तो ये प्रश्न, इसमें कम प्रश्न बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद सर।